नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज हम वार क्रम पर एक वीडियो बना करके लाए हैं। ये वीडियो दो भागों में बनेगा। आज एक भाग है और इसके बाद में इसका अगला भाग होगा। इस एक भाग में क्या समझा रहे हैं और अगले भाग में क्या समझाएंगे, इसका भी अंत में हम आपको एक निष्कर्ष देंगे। हम सभी ज्योतिष शास्त्र में जितने भी जो लोग हैं जो रुचि रखते हैं, तो उनका एक फंडामेंटल जो फर्स्ट स्टेप है वो गलत होता है। जैसे कि हर इंसान जब भी ज्योतिष शास्त्र सीखने के लिए कहीं जाता है या कहीं किसी कोर्स को ज्वाइन करता है या तो फिर किसी भी, मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल पे ही आप देखना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि जन्म कुंडली में क्या बता रहे हैं, जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, उनका क्या फल होता है। लेकिन ये जो है ये आरंभ नहीं है। जब भी हमको ज्योतिष शास्त्र सीखने की इच्छा हो तो उसका जो आरंभ है हमको वहां से देखना होगा। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो सबसे पहले सीखना चाहिए वो है पंचांग। पंचांग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीजें समाविष्ट हैं। यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि हम भी आज से 35-36 साल पहले जब मैं भी सीखने गया था, तो उस समय में हम सीधा ही पूछते थे कि ये कुंडली कैसे देखते हैं। तो हमारे जो गुरु थे उन्होंने हमको बताया कि भाई कुंडली देखना, अगर देखना है तो ऐसे बस वो कुंडली का एक चित्र बना लो, देखे जाओ। लेकिन कुंडली देखना और कुंडली को समझना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। अब ये फर्क कहाँ पर किस तरह से महसूस होता है ये आपको धीमे धीमे पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 अंग हैं पंचांग। यहाँ से ज्योतिष शास्त्र का आरंभ होता है। यहाँ पर अब सबसे पहले तो तिथि का ज्ञान यहाँ पर रखना चाहिए था, लेकिन तिथि जो है वो शुक्ल पक्ष की 15 और कृष्ण पक्ष की 15 होती है। वो एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है जिसको हम बाद में रखेंगे। अर्थात कि सबसे पहले यह वार के ऊपर हम कुछ जानकारी देते हैं। प्रकृति ने वार की जो संरचना की है वो किस तरह से की है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों में हम देखते हैं कि सूर्य, उसके बाद में चंद्र, उसके बाद में मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र और शनि। ये जो 7 ग्रह हैं इनको 7 वार दिए गए। राहु और केतु जो है उन्हें कोई वार नहीं दिया गया। अब यहां पर जो सृष्टि का जो क्रम है उसके अनुसार ये वारों का क्रम बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि पुराने समय में हमारा जो सप्ताह है वो रविवार से आरंभ होता था। इसके बाद में कुछ परिस्थितियां बदली, अंग्रेज आ गए, उन्होंने रविवार को संडे इज हॉलीडे कर दिया। तो इस तरह से कुछ चीजें चेंज हुई। अब जैसे तिथि के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन के सूर्योदय तक हमारी एक तिथि कहलाती है। लेकिन यहां पर जो है जो वार का क्रम है, अब वार में ऐसा होता है कि जैसे वार में भी इसी तरह से होता है कि जैसे आज जो वार है वो कल सूर्योदय के पहले तक वो वार रहेगा, अर्थात कि रात्रि में भी वही वार गिना जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने, अर्थात कि जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अंदर इसका एक क्रम चेंज कर दिया है। रात को 12 बजे वार बदल जाता है। लेकिन अपनी जो पुरानी वैदिक पद्धति है उसके अंदर तिथि सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक और वार
वार भी सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय तक। तो ये तो अपना वार का एक बताया मैंने। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य को सबसे प्रथम वार दिया गया रविवार, हम जिसे कहते हैं रविवार। रवि सूर्य का नाम है। और रविवार जो है, इसके बाद में फिर सोमवार है चंद्र का, मंगलवार है मंगल का, बुधवार है बुध का, गुरुवार है गुरु का, और शुक्रवार है शुक्र का, और एंड में है शनि का। आप देखिए भ्रमण कक्षा के अंदर में देखिए तो सूर्य जो है बिल्कुल मध्य में है, उसके बाद में सारे ग्रह हैं, और अंत में शनि है। तो उस तरीके से सूर्य और शनि के बीच में सारे ग्रह हैं। अंतिम वार शनि है, और आरंभ का वार जो है वो रविवार है, सूर्य का वार। यहाँ पर हमारा जो शास्त्र है उसके अंदर ग्रहों को कुछ कुछ अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, जिनको एक हम जिसे कहते हैं कि जैसे एक जो क्षेत्र होता है, जैसे सूर्य है, तो सूर्य को हमारी सृष्टि के अंदर आत्मा के तौर पर उसको चिन्हित किया जाता है, उसे पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी तरह से चंद्र जो है ये मन है, मंगल जो है ये साहस है, बुध जो है ये बुद्धि है, गुरु ज्ञान है, शुक्र तृप्ति है, और शनि अनुभव है। तो ये जो वार चक्र है, इस वार चक्र में सबसे पहले हमको ये समझना है कि सबसे पहला जो वार है वो रविवार क्यों बनाया। क्योंकि आत्मा सबसे प्रथम श्रेणी में है। आत्मा ही हमारे हर एक के शरीर में जो आत्मा है, इस आत्मा का जो हमारा देह धारण करना हुआ है, तो ये हमारा प्रथम चरण है। अच्छा, जन्म होने के बाद में जब छोटा सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो उसके अंदर कुछ उसके पिछले जन्मों के कुछ संस्मरण आत्मा के साथ के, और इस जन्म की जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, उसके अनुसार उसके मन का निर्माण होने लगता है। अब यहाँ पर जब उसके मन का निर्माण हो जाता है, अर्थात कि मन यानी दृष्टिकोण, जैसे छोटा बच्चा है, अब अच्छे वातावरण में पल के बड़ा हुआ है, तो उसके दृष्टिकोण कुछ अच्छे होंगे, उच्च कक्षा के होंगे, कुछ ज्ञान लिए हुए होंगे। और जैसे मंगल है, तो मंगल जो है वो मांस मज्जा का प्रतिनिधित्व करता है, भूमि तत्व है। मंगल जो है ये व्यक्ति के अंदर एक उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हम जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम भी जो है ये मंगल की देन होती है। फिर इसके बाद में ये होता है कि हमारा जब बच्चा छोटे से थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, जब वो कुछ हाथ पैर अच्छे से हिलाने लग जाता है, चलने लग जाता है, तो उसके बाद में फिर उसका ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ सीखने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। जैसे कि बच्चा कुछ बोलना शुरू करता है, तो माँ बाप उसको कुछ ना कुछ बुलवाते हैं, ये बोल वो बोल, कुछ नाम बोल, इसको चाचा बोल, इसको मामा बोल, इसको बुआ बोल, ऐसा सब सिखाते हैं। अर्थात कि वो एक लर्निंग शुरू होता है। उस लर्निंग के बाद में दैट इज द बेसिक लर्निंग, अर्थात कि जो हमारे परिवार के अंदर में जो कुछ भी एक इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कुछ भी उसको एक अपनी आदतें किस तरह से उसको बनानी है, किस तरह से उसको खाना खाना चाहिए, किस तरह से उसको पानी पीना चाहिए, तो वो जो है ये धीमे धीमे बुद्ध के माध्यम से वो सीखना शुरू करता है। इसके बाद में आता है फिर उसका गुरु का प्रभाव जीवन में। गुरु का प्रभाव जीवन में आता है, यहाँ पर बात आती है कि व्यक्ति को जो है ज्ञान से जोड़ा जाता है। अर्थात कि ये समय काल वो आता है कि जिस समय में बच्चा भी सोचता है और माँ बाप भी सोचने लगते हैं कि अब बच्चे को स्कूल में डाला जाए, उसको पढ़ने लिखने के लिए कुछ अच्छा अच्छा उसको पढ़ाया सिखाया जाए। तो इस तरह से ये एक गुरु का कार्यक्षेत्र आ जाता है।
अब गुरु का कार्य क्षेत्र आने के बाद में फिर शुक्र का कार्य क्षेत्र आता है। बच्चा पढ़ लिख गया, अच्छे से उसने अपने रोजगार संबंधी, व्यवहार संबंधी ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद में फिर उसका कुछ ना कुछ अर्निंग शुरू होता है। अर्निंग जैसे कि कुछ ना कुछ वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, वो अपने कमाने की जो उसकी बुद्धि है उसका वो कुछ प्रैक्टिकल अप्लाई करना शुरू करता है। तो इस तरह से फिर वहाँ पर उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलने लगता है, उसको एक आइडियोलॉजी उसकी आती है। अर्निंग की आइडियोलॉजी जो है वो शुक्र देता है। अब ये शुक्र को अगर आप देखें तो आपको ध्यान में आएगा कि काल पुरुष कुंडली के अंदर सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है, वृषभ राशि आती है, उसका स्वामी भी शुक्र है। अच्छा, इसके बाद में जब व्यक्ति कमाने लगता है, अच्छे से जीवन जीने लगता है, उसका विवाह की उम्र आ जाती है, तो उसके बाद में फिर उसके अनुभव की यात्रा शुरू होती है। फिर शादी हुई, शादी के बाद में बच्चे हुए, माँ बाप की जिम्मेदारी, रिश्तेदारों की जिम्मेदारी, भाई बहनों की जिम्मेदारी, उन सब में वो किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करता है, ये शनिदेव बताते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यात्मक बात है जो किसी बहुत कम लोग बताते हैं या उन लोगों को शायद पता नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में हर कोई जो भी व्यक्ति है पैसा कमाने के मामले में आगे बढ़ना चाहता है, धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहता है, किसी तरह का कोई अच्छी ऐसी प्रगति करना चाहता है कि जिसको वो शो ऑफ कर सके, जिसको लोगों को वो बता सके और जिससे उसको भी संतुष्टि हो कि मैंने कुछ हासिल किया अपने जीवन में, मैंने कुछ हासिल किया। तो यहाँ पर उसके लिए देखिए शुक्र द्वितीय चरण है और गुरु प्रथम चरण है। देखिए गुरुवार पहले आता है और शुक्रवार बाद में आता है, ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। जैसे मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि गुरु जो है वो ज्ञान का ग्रह है। ज्ञान हर प्रकार का होता है। आप सामने वाले के साथ में जो बातचीत करने के लिए गए हैं, सामने वाला आपकी बात को सुनेगा, उसमें से वो कितना समझ पाएगा, वो आप पर निर्भर है कि आप उसको किस तरह से समझा सकते हैं। आपने आप कोई नौकरी करने के लिए गए, तो उस नौकरी करने के लिए जब आप गए हैं तो उसके लिए आपकी कौन सी कितनी तैयारी हुई है, आपने क्या उस बारे में ज्ञान अर्जित किया है कि जिसकी वजह से आप वहां पर टिक करके काम कर सकोगे, वहां पर अपना कुछ अच्छा कार्य पद्धति का प्रदर्शन कर सकोगे। तो ये सब आधार किस पर रहेगा? गुरु पर रहेगा, ज्ञान पर रहेगा। अब जब तक ज्ञान सशक्त नहीं होगा तब तक आपके मन में जो शो ऑफ करने की इच्छा है, जो धन संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा है, जो धन संपत्ति लोगों को दिखाने की इच्छा है, तो वो कहाँ से पूरी होगी? हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे, कईयों के मन में ये बातें सुन करके प्रश्न आएगा, अरे कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनके पास में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बस कैसे भी करके कोई काम उनके हाथ में आ गया और वो लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गए, अमीर बन गए और उनसे भी ज्यादा काबिलियत वाले लोग उनकी यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ही ज्योतिष शास्त्र हमारा पथ प्रदर्शन करता है, हमको मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन इस तरह से देता है कि जिन लोगों के पास में कोई विशेष ज्ञान नहीं है, जिन लोगों ने कोई विद्या हासिल नहीं की है, जिन लोगों ने किसी प्रकार का कोई एजुकेशन भारी नहीं लिया है, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी तरह का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, कोई डिग्रियां नहीं ली है, कई लोग तो ऐसे हैं स्कूल तक नहीं देखी है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास में बहुत अच्छी आवक है, बहुत अच्छी धन संपदा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके पिछले जन्म के कुछ पुण्य फल यहाँ पर उदित हुए हैं। अब जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो तीसरी कक्षा तक राजस्थान में पढ़े थे और यहाँ पर आकर उन्होंने कुछ कारोबार किया, कारोबार, और जब से उन्होंने जिस जिस काम में उन्होंने, वो कपड़े का काम करते हैं, वहां पे जैसे ही उन्होंने कोई काम शुरू किया उसके बाद में उन्होंने जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा।
और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको कोई भारी नुकसान हुआ हो और कभी उनको जो है हताश या निराश होना पड़ा हो। उनको किसी न किसी तरह से, भले धीमी गति से ही सही, लेकिन उनकी दिन प्रतिदिन प्रगति होती चली गई और बिल्कुल अंगूठा छाप ही है, आप ये मान लीजिए। क्योंकि राजस्थान में तीसरी कक्षा तक पढ़े थे, वो क्या याद रहेगा इंसान को, बड़ी मुश्किल से बस साइन करना आता है। तो अब वो इस तरह से सुखी हैं। वो इसलिए सुखी हैं कि उनके पिछले जन्म के कुछ शुभ कर्म हैं, लेकिन उनके जीवन में भी एक कमी है। उनको मन के अंदर एक असंतोष है इस बात का है कि उन्होंने कोई उच्च विद्या हासिल नहीं की, वो गुरुकुल नहीं जा पाए, वो किसी तरह के गुरु के सानिध्य में नहीं रह पाए। अब वो अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए मेरे पास आते हैं, ज्योतिष शास्त्र सीखते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि गुरु और शुक्र का जो रहस्य है, इसको बहुत समझना जरूरी है। आपको अगर वैभव चाहिए, संपदा चाहिए, सुख चाहिए, तो या तो आपके पिछले जन्म का कोई ऐसा पुण्य कर्म होना चाहिए कि जिसकी बदौलत आपको बिना मांगे, बिना कुछ किए इस जन्म में बहुत कुछ मिल जाए, या तो फिर आपको एक पद्धति का अनुसरण करना होगा। पद्धति का अनुसरण किस तरह से, कि पहले आपको गुरु को प्राथमिकता देनी होगी और उसके बाद में फिर आपको शुक्र से अपेक्षा रखनी होगी। गुरु और शुक्र दो ग्रह ऐसे हैं कि ये दोनों आपस में बहुत विरोधी ग्रह हैं, लेकिन दोनों हैं आचार्य। जब एक व्यक्ति किसी एक आचार्य की इज्जत करता है तो दूसरा आचार्य उस पर ऑटोमेटिकली मेहरबान हो जाता है कि नहीं, किसी विद्वान इंसान की ये इज्जत करता है। तो ये चीज इन दो ग्रहों में भी काम करती है। दूसरा बात है हम कि गुरु और शुक्र के बीच में जो हम देखते हैं कि एक जो रहस्य है वो ये है कि गुरु ज्ञान का अधिपति है और ज्ञान का उपयोग जो है वो सांसारिक दृष्टि से शुक्र करता है, और जिसे हम कहते हैं कि आत्मिक दृष्टि से कहें या मोक्ष की दृष्टि से कहें तो गुरु के ज्ञान का उपयोग शनि करता है। यहां जो शुक्र है, आप ये देखिए कि जितने भी ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, इन सब में अगर संजीवनी विद्या हम जिसे कहते हैं तो वो एकमात्र शुक्र के पास है। शुक्र जो है ये संजीवनी विद्या इन्हें ही प्राप्त है, बाकी दूसरे किसी ग्रह को ही संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं है। और उसी की वजह से ये होता है कि कोई इंसान अगर कुछ जीवन में निराश बैठा है, लेकिन अचानक उसको कहीं से कुछ धन का लाभ हो गया, तो उसकी सारी निराशा समाप्त हो जाती है और कुछ समय के लिए या आगे के लिए वो अपने आप को थोड़ा सा खुश महसूस करता है। मरे हुए मन की उदासी का दूर होना, मरे हुए मन का पुनर्जीवन प्राप्त करना। मरे हुए मन का यानी कि जैसे किसी का मन मर चुका है। मन मर चुका का अर्थ ये होता है कि भाई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा निराश हो गया है, लेकिन उस निराश होने के बाद में अचानक से कुछ भी ऐसा सुख वैभव या कुछ भी ऐसी तृप्ति उसको मिलती है तो वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसी तरह से कि जैसे तपती हुई धरती पर जब बारिश बरसती है तो हरी हरी घास वहां अपने आप उग जाती है। तो ये तो मैंने वार के बारे में बताया। अच्छा, अब इसके बाद में जैसे राहु और केतु है, तो राहु और केतु के बारे में आपको सभी को पता है कि इन दो ग्रहों को जो है ये दिन कोई नहीं दिया गया है। राहु के पास में तिथि का आधिपत्य है और राहु को मास का आधिपत्य दिया गया है, जो हमारे महीने हैं उनका आधिपत्य दिया गया है। लेकिन केतु के पास ना तो तिथि है, ना कोई वार है, और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई मास का भी आधिपत्य दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि मास जैसे चैत्र, वैशाख,
ये मास है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। उसके बाद में कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जो भारतीय जो वर्ष है वो चैत्र मास से आरंभ होता है। चैत्र और वैशाख इन दोनों का स्वामित्व जो है वो राहु को दिया गया है। इसके बाद में ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माह, इसका स्वामित्व मंगल को दिया गया है। आषाढ़ का सूर्य को, श्रावण, जैसे कि मैंने बताया ना कि बारिश बरसती है तो धरती के ऊपर जो है हरियाली छा जाती है, खुशनुमा वातावरण आ जाता है, तो श्रावण मास में आधिपत्य शुक्र को दिया गया है। श्रावण मास के बाद में फिर भाद्रपद मास है जिसका चंद्र को आधिपत्य दिया गया है। आश्विन मास जिसका आधिपत्य बुध को दिया गया है। उसके बाद में कार्तिक मास, इसका आधिपत्य भी बुध को दिया गया है। मार्गशीर्ष और पौष मास, ये दोनों का आधिपत्य गुरु को दिया गया है। और माघ और फाल्गुन, इन दोनों मासों का स्वामित्व जो है वो शनि को दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमारा जो भारतीय जो वर्ष है उसका आरंभ राहु के हाथ में है और वर्ष का अंत जो है वो शनि के हाथ में है। हम जो वर्ष कुंडली बना करके जो वर्ष कुंडली बनती है और जो वर्ष कुंडली सॉफ्टवेयर में भी आजकल अवेलेबल है उसमें दिखाई देता है, तो हमको ये देखना है, हम चाहें तो अपने इस वर्ष को हम अच्छा बना सकते हैं। मान लीजिए कि चैत्र मास है, वैशाख मास है, ये राहु है। अच्छा, इसमें हम अपने वर्ष में अगर कुछ भी अच्छे काम करते हैं तो नेचुरली हम हमारे आने वाले वर्ष के लिए कुछ अच्छा वातावरण खड़ा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो मास है, अब यहाँ पर क्या प्रभाव होता है इन स्वामियों का। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म मंगलवार को है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जन्म जो है वो मंगलवार को है। मेरी जन्म कुंडली में मंगल और राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो मैं हमेशा मेरे गुरु जी से पूछता था कि मेरे तो ये मंगल जो है वो राहु के साथ में बैठा हुआ है, मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो वो मेरे को बोलते थे कि फिर जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो मेरा जो जन्म है वो ज्येष्ठ मास में है, तो मास का स्वामी भी मेरा मंगल है, मेरा वार जो है जन्म का मंगल है। अच्छा, अब यहाँ पर उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपका सोमवार है, अब सोमवार जो है आपका जन्म है और आपका जन्म यदि भाद्रपद मास में है तो वो मास का स्वामी भी चंद्र हुआ, तो वार स्वामी और मास स्वामी इन दोनों का एक अच्छा शुभत्व आपको मिल रहा है। अब जैसे यहाँ कार्तिक मास है, तो कार्तिक मास का जो स्वामी है ये बुध है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि चैत्र और वैशाख का स्वामी राहु है, ज्येष्ठ का स्वामी मंगल है, आषाढ़ का सूर्य, श्रावण का शुक्र, भाद्रपद का चंद्र, आश्विन का बुध और कार्तिक का भी बुध, मार्गशीर्ष का गुरु, पौष का गुरु, माघ और फाल्गुन का शनि। अब मान लीजिए कि आपका जो जन्म है वो रविवार को हुआ और आषाढ़ मास में हुआ, तो सूर्य आपके लिए बहुत ज्यादा प्रभावकारी रहा। हम लोग जन्म कुंडली को देखते हैं तो हम ग्रहों को पकड़ते हैं, हम जन्म कुंडली सीधा खोल करके बैठ जाते हैं कि इसमें कौन सा ग्रह कहाँ है। अरे आपका जन्म जिस वार को हुआ है उस वार को क्यों भूल रहे हो। सबसे पहले तो उस वार को याद करो कि ये जो वार है इसका स्वामी कौन है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि मेरा जो जन्म है ज्येष्ठ मास में है, मेरा जन्म का वार मंगल है और मेरा जो ये ज्येष्ठ मास का स्वामी जो है ये भी मंगल है। तो ये मंगल भले राहु के साथ में बैठा है, चाहे केतु के साथ में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, शनि के साथ में बैठा हो, लेकिन अगर मेरा वार स्वामी और मास स्वामी दोनों एक हैं
तो मेरे लिए वो बहुत एक कवच की तरह काम करेंगे। अच्छा, इसके बाद में फिर आता है कि जैसे वार स्वामी, अब वार स्वामी की शुभता किन बातों पर आधारित है? तो वार स्वामी देखिए, ये वार स्वामी है। अब वार स्वामी शुभ पंचक में होता है और वार स्वामी अशुभ पंचक में होता है। यह शुभ पंचक और अशुभ पंचक क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये वार स्वामी है, वार स्वामी, और अब इसके शुभ पंचक होने के कौन से कारण हैं, कौन से तत्व हैं? जैसे कि हमारा जो वार स्वामी है यदि उच्च राशि में हो, जैसे मान लीजिए कि मेरा वार स्वामी मंगल है और मंगल अगर मेरी जन्म कुंडली के अंदर मकर राशि में है तो वो अपनी उच्च राशि में है, तो ये मेरे लिए बड़ा ही प्रबल योग कारक हो जाएगा। अच्छा, उच्च राशि में ना हो, जैसे मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह है हमारा वार स्वामी, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो जन्म है बुधवार को हुआ, अब बुध का जो मूल त्रिकोण राशि कन्या है, तो मूल त्रिकोण राशि में हमारा अगर वार स्वामी बैठा है तो भी हमारे लिए वो बहुत शुभ है। फिर उसके बाद में आता है स्व राशि में, मान लीजिए कि किसी का गुरुवार को जन्म है और उसका जो गुरु है जन्म कुंडली में धनु राशि में या मीन राशि में बैठा है, तो वो गुरु उसका एक कवच के तौर पे काम करेगा। फिर है अधिमित्र राशि। अधिमित्र राशि का मतलब होता है कि जो अधिमित्र हैं, जो एक दूसरे के लिए मैक्सिमम फेवरेबल हैं, जैसे शनि और शुक्र जो हैं ये अधिमित्र की श्रेणी में आते हैं। जैसे गुरु और चंद्र हैं, गुरु और सूर्य हैं, ये भी आपस में एक अधिमित्र की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा जो वार स्वामी है अगर हमारी जन्म कुंडली में अधिमित्र की राशि में बैठा हो, जो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, बहुत ज्यादा गहरा मित्र है, तो उसकी राशि में अगर बैठा हो तो वो हमारे लिए लाभदायी रहेगा। उसके बाद में फिर मित्र राशि। मित्र राशि में जैसे मैंने बताया कि जैसे सूर्य है, मंगल है, तो दोनों मित्र ग्रह हैं। अब सूर्य मंगल की राशि में हो या मंगल सूर्य की राशि में हो तो वो मित्र ग्रह हैं। तो वहां पर भी वार स्वामी, यानी जैसे रविवार का जन्म है, अब उसका जो सूर्य है वो अगर मेष राशि में जाके बैठ जाए तो वो उसके लिए उच्च की राशि भी हुई, मित्र की राशि। जैसे अब अधिमित्र, जैसे गुरु भी उसका मित्र है, धनु राशि में जाकर के बैठ जाए तो वो अधिमित्र हो गए। अब मित्र राशि, अब जैसे सूर्य है बुध की राशि में बैठ गया तो सूर्य और बुध जो है वो भी मित्र हैं। तो इसी तरह से ये वार स्वामी जो है इसका शुभ पंचक जो है उसमें सबसे प्रथम उच्च राशि, दूसरा है मूल त्रिकोण राशि, तीसरा है स्व राशि, चौथा है अधिमित्र राशि और पांचवा जो है मित्र राशि। ये पंचक हैं, ये शुभ पंचक हैं। अब वार स्वामी के जो अशुभ पंचक हैं, अब अशुभ पंचक में किस तरह से देखते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपका जिस वार को जन्म है, सोमवार का जन्म है, तो आपका वार स्वामी चंद्र हुआ। अब चंद्र जो है वो समग्रह, चंद्र के लिए जो ग्रह सम है उसकी राशि में जाके बैठ जाए। फिर जो शत्रु है उसकी राशि में जाके बैठ जाए। फिर जो अति शत्रु है, जैसे चंद्र है, चंद्र के लिए एक तरह से शनि जो है वो भी अति शत्रु के तौर पर ही है। और अस्त हो, मान लीजिए कि आपका जो वार स्वामी है, आपका वार स्वामी चंद्र है या आपका वार स्वामी बुध है, तो बुध की राशि में जाकर के बैठ जाना, तो वहां पर वो उसकी शक्ति थोड़ी कम होती है। जैसे कि बुध का अस्त होना है, बुध का अस्त होना, आपका जन्म का वार अगर बुध है और बुध ग्रह आपका कहीं पर किसी भाव में सूर्य के पास में आ गया, अस्त हो गया, तो वो
अस्त हो जाएगा तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, आपके वार स्वामी की शक्ति कम हो जाएगी। अब आता है कि जैसे अशुभ पंचक। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो चंद्र है वो कहीं राहु के साथ में बैठ गया, केतु के साथ में बैठ गया, तो ये जो है शत्रु ग्रह हो गए, अति शत्रु ग्रह हो गए, इसमें आ गया, तो इस तरह से ये जो है एक अशुभ पंचक बन जाता है। तो ये वार स्वामी का शुभ पंचक, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि, अधिमित्र राशि और मित्र राशि। उसी तरह से वार स्वामी का अशुभ पंचक, अशुभ पंचक में जैसे समग्रह हो गया। अब जैसे बुध है तो बुध के लिए मंगल जो है उसके लिए वो शत्रु ग्रह है, और गुरु जो है वो बुध के लिए सम है, लेकिन वहां पर सामने अब गुरु जो है, गुरु के लिए बुध जो है वो शत्रु है। तो यहां इस तरह से अगर वार स्वामी इस तरह से अगर बैठते हैं, समग्रह में जाकर के, समग्रह के साथ बैठे हैं या सम राशि में बैठे हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं या शत्रु राशि में बैठे हैं, अति शत्रु ग्रह की राशि में बैठे हैं, अस्त होकर के बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो वहां पर वार स्वामी की शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद में आता है कि वार स्वामी की स्थिति। अब मान लीजिए कि वार स्वामी जो है वो उदित अवस्था में हो, वो सूर्य से अस्त ना हो। सभी ग्रहों को अस्त करने का जो कार्य है वो सूर्य का है, अर्थात कि सूर्य के नजदीक में पहुंच करके ग्रह अस्त होते हैं। तो वार स्वामी उदित अवस्था में हो, अर्थात कि वो सूर्य से अस्त ना हो और केंद्र त्रिकोण में बैठा हो। वार स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ हो तो भी वो शुभ फल देगा। फिर है वर्गोत्तम नवांश। जन्म कुंडली में जिस राशि में वार स्वामी बैठा है, नवांश कुंडली में भी उसी राशि में अगर वार स्वामी बैठा हो, चाहे नवांश कुंडली में किसी भी भाव में हो, राशि सेम होनी चाहिए। जन्म कुंडली में जिस राशि में कोई ग्रह बैठा है और नवांश कुंडली में उसी राशि में वो ग्रह बैठा है कि जो हमारा वार स्वामी है, तो वो वर्गोत्तम नवांश में चला गया, तो वो जो है अच्छा लाभ देगा, वो हमारे लिए बहुत प्रबल कवच का काम करेगा। इसके बाद में फिर आता है कि वार स्वामी कारक ग्रह के साथ बैठा हो। मान लीजिए कि जैसे पंचम भाव में गुरु को कारकत्व दिया गया है, सूर्य को दिया गया है। अब पंचम भाव के अंदर आपका वार स्वामी जैसे मान लो मंगल है और वो गुरु के साथ में आ गया या सूर्य के साथ में आ गया, तो वहां पर वो आपके लिए लाभदायी रहेगा। अच्छा, उसके साथ में युति हो या दृष्टि हो या फिर परिवर्तन योग हो, अर्थात कि कारक ग्रह की जो राशि है उसके अंदर उस भाव का स्वामी जाकर के बैठा हो। जैसे पंचम भाव का कारकत्व जो है वो गुरु को दिया गया है, सूर्य को दिया गया है, तो गुरु, अब गुरु मान लीजिए आपका वार स्वामी मंगल है, अब मंगल जो है वो कारक ग्रह गुरु के साथ में हो अथवा तो कारक ग्रह की राशि में हो। गुरु की राशि में कहीं मंगल बैठा हो और मंगल की राशि में गुरु आ गया हो, तो परिवर्तन योग जो बनेगा उसके अंदर भी वार स्वामी बहुत विशेष बल प्राप्त करता है। इसके बाद में आता है कि षड वर्ग। ये जो षड वर्ग है, हमारे 6 वर्ग हैं। D1 जन्म कुंडली, D2 होरा कुंडली, D3 दृष्कांड कुंडली, D9 नवांश कुंडली, D12 द्वादशांश कुंडली और D30 त्रिशांश कुंडली। ये 6 वर्ग हैं। इन 6 वर्गों में हमारा वार स्वामी जो ग्रह बन रहा है वो इन 6 वर्गों में अगर अच्छी पोजीशन में है, कहीं पर भी वो नीच राशि में नहीं है, कहीं पर भी वो किसी तरह के हम जिसे कहें कि डेबिलिटेशन में नहीं है,
तो मान लीजिए हमारा वार स्वामी गुरु है, अब गुरु D1 में भी अच्छी पोजीशन में बैठा है, D2 में भी अच्छी पोजीशन में है, D3 में भी कुछ अच्छे भाव में बैठा हुआ है, D9 में भी वो ठीक है, D12 में भी ठीक है, D30 में भी ठीक है। तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर में दूसरे ग्रह योग चाहे कैसे भी हों, कितने भी बड़े अनिष्ट की शंका बताते हों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर इन 6 वर्गों में हमारे वार स्वामी की स्थिति अच्छी है। क्योंकि जिस समय में हमारा जन्म हुआ है, जिस वार को हमारा जन्म हुआ है, उस वार का एक विशेष प्रभाव हमारे जीवन पे हमेशा बना रहेगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं ये इसकी जन्म समय में। अब जैसा मान लीजिए कि आपका जन्म समय में आपका जो वार स्वामी है वो आपका कोई भी ग्रह है, लेकिन आपका जन्म हुआ है जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग में। अब सर्वार्थ सिद्धि योग जो है, इसमें जन्म लेने वाले व्यक्ति के जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो भी कार्य होते हैं वो संपन्न अवश्य होते हैं। जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसमें विलंब हो सकते हैं, संघर्ष हो सकता है, परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है और समय पर काम ना हो। मान लीजिए कि कोई काम हम चाहते हैं कि भाई 2 साल में हो जाए, उसकी जगह वो 5 साल में हो, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ यह है कि व्यक्ति के जो भी अर्थपूर्ण कार्य हैं, उन अर्थपूर्ण कार्यों की परिपूर्णता होने का योग लेकर जन्मा व्यक्ति, सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर उसके बाद में आता है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग जो है ये भी इसी तरह का योग है। अगर ये भी व्यक्ति इस योग में जन्म लेकर के आया है इस धरती पर और उसको वार स्वामी का बल प्राप्त है, तो ये आप मान लीजिए कि उस इंसान के जीवन में चाहे कितने भी आंधी तूफान आए, लेकिन उसकी जो सिद्धियां हैं, जो कुछ भी वो सिद्धि प्राप्त करेगा, उसके अंदर अमृत का वास आ जाएगा, अर्थात कि वो सिद्धि उसके पास से कभी जाएगी नहीं। मान लीजिए उसने कोई धन अर्जित किया तो वो धन उससे कभी नहीं छीनेगा। जब तक वो जीवित है, वो धन, वो संपत्ति, वो ज्ञान, वो गुण हमेशा उसके साथ रहेंगे। इसके बाद में आता है कि रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग। अब इन योगों में अगर जन्म हो, जैसे रवि पुष्य योग है और गुरु पुष्य योग है, इस योग में यदि व्यक्ति का जन्म है तो उसमें भी व्यक्ति के वार स्वामी को काफी प्रबलता मिलती है और व्यक्ति को एक तरह का एक कवच मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि D1, D2, D3, D9, D12, D30, अब ये 6 वर्ग हैं। 6 वर्ग में मान लीजिए कि किसी के 3 वर्गों में ग्रह की परिस्थिति, वार स्वामी की परिस्थिति बहुत अच्छी है, तो भी व्यक्ति आराम से इतना अंदाजा लगा सकता है कि उस व्यक्ति का जीवन जो है उसमें उसके 50% उसकी इच्छाएं तो जरूर पूरी होंगी। अब बात यह कि जैसे जन्म समय में सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग, इनमें अगर जन्म होता है और साथ में जातक को वार स्वामी की अनुकूलता मिलती है, मास स्वामी की अनुकूलता मिलती है, ये जरूरी नहीं है कि मास स्वामी जो है वो वार स्वामी ही होना चाहिए, नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका वार का स्वामी मंगल है और आपका मास का स्वामी जो है वो सूर्य है, तो वहां पर दोनों की एक मित्रता है। आपका वार स्वामी और आपका जो मास स्वामी है उन दोनों की मित्रता है, तो वहां पर भी आपको वार स्वामी के फल बहुत बेहतर मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आपका रविवार का जन्म है और आपका जो मास स्वामी है वो शनि है,
तो फिर आप समझ लीजिए कि कुछ प्रतिकूलताएं आपके सामने जरूर आएंगी। लेकिन उसके बाद में, जैसे मैंने बताया कि अगर शुभ पंचक में आ गया, आपका वार स्वामी यदि शुभ पंचक में आ गया, उच्च राशि में आ गया, मूल त्रिकोण राशि में आ गया, स्व राशि में आ गया, अधिमित्र राशि में आ गया, मित्र राशि में आ गया, तो फिर मास स्वामी की अनुकूलता मिले ना मिले, षड वर्ग में जो अनुकूलता मिलनी चाहिए वो ना मिले, या फिर मान लीजिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग या रवि पुष्य योग या गुरु पुष्य योग इसमें जन्म ना भी हुआ हो, तो भी ये जो शुभ पंचक है, इस शुभ पंचक में जन्म लिए हुए व्यक्ति का जो वार स्वामी इसका शुभ पंचक में हो, ऐसा व्यक्ति जो है वो जीवन में बहुत ज्यादा सुखी देखने में आता है। चाहे उसकी जन्म कुंडली के अंदर किसी तरह के कोई राजयोग हो ना हो, उसकी जन्म कुंडली में कोई उसका ग्रह उच्च के हो या ना हो। मैंने अपने पिछले इतने लंबे समय काल में मैंने मार्क किया है इस बात को। बहुत सारी कुंडलियां हैं मेरे पास में, मैं प्रमाण के तौर पे बता सकता हूं कि जिनका आप देखेंगे कि वार स्वामी प्रबल है, वार स्वामी प्रबल होने से उनके जन्म कुंडली में कई कुछ ग्रहण योग है, किसी तरह का कोई बहुत जो मतलब परेशानी दिखाने वाले जो योग हैं, उसके बावजूद भी वे सुखी जीवन जी रहे हैं। तो वार स्वामी की अवगणना करना बहुत बड़ी भूल है। अब ये यहाँ पर अब हमने ये बताया कि जैसे वार स्वामी का शुभ पंचक बताया, वार स्वामी का अशुभ पंचक बताया, और षड वर्ग के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी, जन्म समय में जो योग होते हैं उसके बारे में बताया, राजयोग ना हो, उच्च के ग्रह ना हो तो भी जातक सुखी होगा, ये हमने बताया। अब इसके बाद अगला जो है कि वार स्वामी और जो नक्षत्र स्वामी है उनका किस तरह का क्या एक तालमेल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वार स्वामी हमारा किस नक्षत्र स्वामी के साथ में किस तरह की अनुकूलता रखता है, प्रतिकूलता रखता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, उसके बारे में भी एक चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि वार स्वामी के बारे में जो हमने ये जानकारियां दी है, तो ये जो है आपको काफ़ी कुछ इसमें समझने में आसानी होगी। तो आगे इंतज़ार करिए आप हमारे अगले वीडियो का। धन्यवाद, नमस्कार।